अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों, आज हम जो है आईएमए के इन्वेस्टरों से और हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों से जो है बहुत ही ज़रूरी जो है अपडेट देने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप तमाम लोगों से जो है ये वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है। खासकर आईएमए के इन्वेस्टर्स को मैंने यहाँ पे टैग इसलिए किया है इस यूट्यूब चैनल में कि वो लोग कुछ चंद चीज़ों को जो है इस चीज़ों को जो है देखने से उनके भी थोड़े बहुत आंखें खुलेंगी, क्योंकि इनकम टैक्स का जो मसला आईएमए में भी हुआ है। ठीक है, तो ये मेजर अपडेट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टरों के लिए है और एक्सक्लूसिव अपडेट है। किसी भी यूट्यूब चैनल या न्यूज़ चैनल में अब तक का इतना बड़ा खुलासा किसी ने भी विथ प्रूफ विथ एविडेंस नहीं रखा है। जी हाँ मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज 24 दिसंबर 2024 है और मैं आपको ऐसी खबर देने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं हर एक चीज़ की जो है आपके सामने दलील पेश करूँगा और आपको प्रूफ और एविडेंस के साथ बात करूंगा। सच के सिवा कुछ और नहीं कहूंगा। जो सच है वही आप लोगों के सामने दिखा करके बात करूंगा। और ये बहुत बड़ी अपडेट है, चाहे वो एसएफआईओ के इन्वेस्टर्स हो जो एसएफआईओ में क्लेम फॉर्म भरे हैं या नॉन कंप्लेनर्स हो, लेकिन नॉन कंप्लेनर्स से ज्यादा एसएफआईओ के क्लेम इन्वेस्टर्स ये वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो पछताओगे जरूर। मेरा हर एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लंबे जरूर होते हैं लेकिन लंबे वीडियो का जो असर होता है उसमें और छोटे छोटे 1-2 मिनट के जो ऑडियो वीडियोस होते हैं उसमें साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे रिपोर्टर जो है ये इसके लिम्रा टाइम्स के चांद हैं जो वकील हैं, पेशे से वकील तो नहीं है लेकिन अपने आप को वकील जरूर कहते हैं, उनका एक ऑडियो मैं आप लोगों के सामने जो है सुना देता हूँ। ये मैं ईमेल बता रहा हूँ जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को जो है ये ईमेल सेंड किए थे और ईमेल सेंड कर कर उन्होंने जो है एज पर द सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उनसे कहा था, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है कि जो प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए आई है उसमें और भी जो है दीगर जायदादों को जो है उनके मालूमात हमें सेंड करें और उसके बारे में हमें बताएं और ताकि ताकि ये इन सब को जो है जल्द से जल्द जो है नीलामी कर दी जाए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा रकम, ध्यान से सुनना बात, इस ईडी में ईमेल में लिखा हुआ है, ईडी कह रही है और ये सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया गया है। ये एफिडेविट में ईडी इसमें डाली थी ईमेल की कॉपी और ये सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया गया और 17 तारीख को ये सबमिट भी हो गया और इसमें लिख रहा है ईडी के जल्द से जल्द नोएडा शेख जो है प्रॉपर्टी जो है भी क्लियर है वो दे, ताकि वो इस नीलामी में उसको शामिल करके उसको नीलामी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा रकम वसूल करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बाला आखिर जो भी रकम हासिल की जाएगी वो सरमायाकारों में तकसीम किया जाता है। यानी ईडी खुद कह रही है कि ऑक्शन से जो भी पैसा आएगा और जो भी मतलब है ना रकम आएगी वो रकम जो है इन्वेस्टरों में जो है तकसीम किया जाएगा, जबकि ईडी कह रही है। और यहाँ पे बहुत से लोग जो आके जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो कैसा देंगी, किधर देंगी, कैसे देंगी, उसकी कोई राइट नहीं है, ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कैसा उसको ये देगा, जबकि ईडी खुद कह रही है, ईडी खुद कह रही है कि वो रकम जो आएगी ऑक्शन से वो इन्वेस्टरों में तकसीम करने के लिए आ रही है। अच्छा ठीक है मिस्टर डॉक्टर वकील लिम्रा टाइम्स के चांद, आपको मैं बता दूं कि 1-2 मिनट के ऑडियो में और एक ईमेल जो एफिडेविट में डाली गई है उससे क्या होता है। अब नौहरा शेख ने एफिडेविट में बताया था 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है टोली चौकी की। उसके बाद नैना टावर्स की कितनी बताई थी एफिडेविट में, ये भी तो बताइए। नैना टावर्स की कितने की बताई थी, हीरा फूडेक्स की प्रॉपर्टी कितने की बताई थी। एफिडेविट में जो दिया जाता है वो दरअसल हमेशा सच नहीं होता है। कोर्ट का ऑर्डर है क्या, कोर्ट ने अभी तक नहीं कहा ना, और कोर्ट को ईडी को क्या ऐसा कहा है ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। उसके बाद हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इनकम टैक्स का बहुत बड़ा खुलासा है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे इस वीडियो में देखना जरूरी है, इसलिए ये वीडियो नहीं देखोगे तो पछताओगे जरूर। आपको मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी 18 अक्टूबर 2024 की जो ऑर्डर की कॉपी है
उसको लेकर आता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड, मेरे पास वो ऑर्डर की कॉपी किधर गई वो देखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे MA है। ठीक है, ये MA है, ये हमारा लेटर है। ठीक है, ये एक ऑर्डर की कॉपी है। ठीक है, ये ऑर्डर की कॉपी है। इस ऑर्डर की कॉपी में मैं आपको बताता हूँ, नौहरा शेख को द बेल ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट स्टैंड्स कैंसल्ड, वी ग्रांट 2 weeks टाइम टू द रेस्पोंडेंट अक्यूज्ड टू सरेंडर बिफोर द अथॉरिटी। ये जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 1 by 1 हाईलाइट करके आता हूँ इसको। एक काम करते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये बेल के बारे में है, जो नौहरा शेख को बेल दी गई। अब मैं जो है दूसरे कलर में हाईलाइट करता हूँ, येलो कलर में। ये जो है इसका है, all the FIRs which have been registered in different states shall now be investigated in accordance with law। जो भी FIRs हैं वो accordance with law इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे। उसके बाद मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये जो है ये ED का है। We leave it open for the enforcement directorate also to proceed further in accordance with law। यानी कि ED को भी जो है अपने लॉ के हिसाब से चलने को कहती है, लॉ के हिसाब से, यानी कि PML एक्ट। फिर मैं आता हूं यहाँ पे, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ये जो है 9th पॉइंट है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। We clarify that the SFIO shall investigate only offences relating to the company law. Rest of the offences shall be investigated by the police authorities of the respective states। समझ में? तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि रेस्पेक्टिव स्टेट जो है SFIO जो है सिर्फ कंपनीज एक्ट में काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और रेस्ट ऑफ द ऑफेंसेस शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अथॉरिटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। यानी कि मुंबई की EOW। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कमेंट डालता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुंबई, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, कमेंट डालता हूँ मैं। मुंबई की EOW और तेलंगाना की CCS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पे देखिए, वी ग्रांट 2 weeks, ये देख लिया आपने, वी ग्रांट 2 weeks टाइम, बेल दी गई। उसके बाद 7th पॉइंट देखिए, ऑल द अफेयर्स विच हैव बीन रजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट शैल नाउ बी इन्वेस्टिगेटेड अकॉर्डिंग विथ लॉ। देखो, अब इसका मैं ये बताता हूं, यहाँ पे भी आपको जो है यही होगा, ऐड कमेंट डालेंगे हम यहाँ पे, इसको यहाँ पे फिर से एक कमेंट डाल देंगे, तो ये भी एक पोस्ट हो गया। ये देखिए, ये भी EOW का हो गया। अब ये दो जो चीजें हैं, देखिए ये और ये दोनों का क्या है, EOW और EOW। फिर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की SFIO का कंपनीज का, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज का ही ये जांच पड़ताल करेगी। यानी कि कंपनीज एक्ट लग चुका है, तो कंपनीज एक्ट डिपॉजिटर्स को पैसा देने की बात नहीं करती, इन्वेस्टर्स को बात देने की करती। अब ये ED को कहा गया है अकॉर्डेंस विथ लॉ, वो भी PML एक्ट में काम करेगी, उसमें भी डिपॉजिटर्स को पैसा नहीं दिया जाता, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। मैं आगे बता रहा हूं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इनकम टैक्स का बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। अब यहां पे मैं ये पॉइंट जो है हाईलाइट करना चाहता हूं, ये आप पॉइंट देख लीजिए एक बार, एक सेकेंड। इसको क्या करेंगे, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ओके, ये बेल के रिलेटेड है, बेल के रिलेटेड है ये। ठीक है, ये क्या है, द aforesaid order shall not come in the way of respondent accused if she wants to apply for bail afresh in the event of some changed circumstances in future। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर डिस्पोज ऑफ कर दिया था अक्टूबर 2024 को, तो उन्होंने साफ बोल दिया था, ये बाकी के पॉइंट तो क्लैरिटी हैं, 7, 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो क्लैरिटी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसमें क्या है, इसमें MA जो है, ये MA जो है, ये MA की जो कॉपी है, ये जो MA है 3227, ये जो MA है, इसका एक्चुअल में रीजन ये है कि ये MA जो है वो बेल के लिए लेकर के लिए,
सिर्फ और सिर्फ बेल का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बेल के लिए इजाजत दिया है। अगर ये पैसा देने के लिए आती है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए आती है, तो उसको बेल की जो है इजाजत दी जा सकती है करके कहा था। ये वजह से एमए लगा हुआ है, बाकी पॉइंट्स के लिए नहीं है। बाकी पॉइंट्स तो क्लियर है। एसएफआई वो कंपनीज एक्ट की करेगी, ईडी पीएमएलए एक्ट का करेगी, और स्टेट्स यानी कि ईओडब्ल्यू, देखिए ईओडब्ल्यू और मुंबई की और तेलंगाना की सीसीएस, या बाकी के जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं कर्नाटका की वगैरह वगैरह, वो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत काम करेंगे। एमपीआईडी एक्ट और एमपीआईडी एक्ट और टीपीआईडी एक्ट, केपीआईडी एक्ट, ये कर्नाटका का। तो ऐसे रहता है यहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी कोई बात नहीं, अभी मैं जो डर है, मुझे जो डर था उसकी मैं बताता हूँ। नौहरा शेख को इनकम टैक्स के जानिब से एक पब्लिक नोटिस आई थी, ये जो है 1 दिसंबर 2021 में इनकम टैक्स की, ठीक है। और इनकम टैक्स वालों ने नौहरा शेख को, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, 2089 करोड़ का जो है नोटिस दिया गया था। 2089 करोड़ का 2089 करोड़ का नोटिस नौहरा शेख को 2021 में दिया गया था, दिसंबर के महीने में, ठीक है। मैं ज़्यादा जो है आप लोगों को जो है इसमें ये ब्रेकअप्स तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पे भी हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी सीधे मैं चलता हूँ पॉइंट पे। ये भी देखिए, ये भी एक नोटिस है जहाँ पे, और एक है ये 380 करोड़ का है, हीरा फूडेक्स के लिए 380, 2089 अलग है, फूडेक्स का 380 करोड़। उसके बाद एक और नोटिस है 2021 दिसंबर में 992 करोड़, 992 करोड़ नौहरा शेख को इनकम टैक्स की नोटिस मिलती है टैक्स भरने के लिए। 992, 2089 और जो है 380 करोड़। अभी उसको हिसाब करते बैठे नहीं होंगे, 3000 करोड़ के ऊपर हो गया। 3000 करोड़ के ऊपर इनकम टैक्स की नोटिस चिपक गई नौहरा शेख के ऊपर। अब बात आती है, नौहरा शेख जो है उसके बाद कोर्ट में जाती हैं, और कहती हैं कि ये जो है 2022 की बात है, ठीक है। नौहरा शेख कहती है कि ये जो है इनकम टैक्स की नोटिस जो आई है वो गलत है, और 3000 करोड़ ये इतना इनकम टैक्स हम क्यों भरें, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और ये चैलेंज करती हैं। कोई बात नहीं, अभी नौहरा शेख जो चैलेंज करती हैं तो इसका हम नौहरा शेख की बातों को मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर की कॉपी मैं पूरा पढ़कर सुनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो नौहरा शेख ने कोर्ट में तमाम डिटेल्स पेश किए, और नौहरा शेख को जो है जो 2021 में नोटिस मिली थी वो तमाम डिटेल्स पेश किए, और उसको जो है बताया गया था 20% पहले टैक्स डिमांड पे करो, बाकी का बाद में देखेंगे वगैरह वगैरह। फिर भी जो है कोर्ट क्या कहती है, 6 महीने का ऑर्डर देती है नौहरा शेख को, 6 महीने का वक्त देती है, और दोबारा से ऑडिट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा जाता है। 6 महीने का वक्त। अब 6 महीने का वक्त के बाद, अब देखिए बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग जो है 6 महीने की वक्त के बाद की बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट पे। ये अप्रैल का है ऑर्डर, ये देखिए ये अप्रैल का है, ठीक है। ये देखिए ये डेट ऑफ हियरिंग 6 मार्च 2024 को, 30 अप्रैल 2024 को बात खत्म हो जाती है, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट करना शुरू कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर आता है नौहरा शेख को, और ऑर्डर के बाद कहा जाता है कि एक फ्रेश जो है इसका पूरा जो है कंप्लीट जो है इसका एक ऑर्डर निकला जाए। तो मोटा मोटा कहने का बात है, ये 30 अप्रैल 2024 को कोर्ट कहता है इसको पे करने के लिए, जो नया इसको क्या बोलते हैं फ्रेश ऑर्डर्स इशू करने के लिए कहा जाता है। वो फ्रेश ऑर्डर्स मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे एक डिमांड नोटिस आती है। उसके बाद 26 सितंबर 2024 को, 26 सितंबर को नौहरा शेख को आता है ये एक्चुअली
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का जो अकाउंट है नौहरा शेख के कंपनी का, ये हीरा फूडेक्स जो है उसको नोटिस आती है दरअसल। और ये देखिए यहाँ पे 403 करोड़, मोटा मोटा 403 करोड़ का जो है नोटिस नया पेमेंट करने के लिए आता है। और ये कौन से ईयर के लिए, ये आप देखिए यहाँ पे 2016 से लेके 2024 तक टोटल टैक्स ड्यू जो है ये सिर्फ एक है हीरा फूडेक्स का। और हीरा फूडेक्स का 403 करोड़ का न्यू डिमांड आता है नौहरा शेख को, ये हीरा फूडेक्स का है। उसके बाद ये देखिए ये हीरा रिटेल का है। अब नौहरा शेख का देखिए यहाँ पे हीरा रिटेल का है और ये सितंबर की बात है, सितंबर 30 तारीख को आती है। 26 को हीरा फूडेक्स की आती है और 30 तारीख को 403 करोड़ की होती है। और यहाँ पे नौहरा शेख को कहा जाता है, ये देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे है, ठीक है, नौहरा शेख को कहा जाता है। और ये जो डिमांड है, ये फ्रेश डिमांड जो आता है, ये लगभग नौहरा शेख को 228 करोड़ का होता है। अब 228 करोड़ का तो हो गया। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, एक सेकेंड आप ऐसे ही बने रहे मेरे साथ। मैं आप लोगों को बहुत ही 226 करोड़ का मैं आपको हवाला देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, अभी आपको सच्चाई बताना है प्रूफ के साथ, बराबर। अभी मैं जो है निर्मला सीतारामन की तरफ चलता हूँ। अब यहाँ पे निर्मला सीतारामन जी जो हैं ट्वीट करती हैं और कहती हैं, और पार्लियामेंट में कहती हैं 22,280 करोड़ रिकवर हुआ है। और उसमें नौहरा शेख का नाम दरअसल यहाँ पे आता है और 226 करोड़ कहा जाता है। वो टोटल करेंगे ना आप, मैं जो बता रहा था रिपोर्ट, उसकी 226 करोड़ की रिपोर्ट है। यहाँ पे हवाला देते हुए मैं कहता हूँ, यहाँ पे देखिए निर्मला सीतारामन ने कहीं पे यहाँ पे कहा है, And also the money which have been claimed by the ED, 80 crores in complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. So there's no way in which, without the facts go on saying, no, haircut has happened, big people are allowed to take the money, small people are being punished. No way. We've not left anyone. Even if they fled the country, we've gone after them. ED has collected this money and given back to the public sector banks. 14,131.6 crores only from Vijay Mallya. Nirav Modi attached properties and their monies have gone to the public sector banks, and this is the money that is obtained from them. Nirav Modi case, 1,052.58 नीरव मोदी, एक सेकंड क्या अभी नेक्स्ट जाना crores has been restored to the EL scam. 17.47 crores have been obtained and given to the banks. SRS Group, which is the SRF Group's Pearl City and Prime projects in Gurugram, 20.15 crores. That is the property restored. Rose Valley, 19.40 crore. Surya Pharmaceutical Limited, 185.13 crore. Novera Sheikh and others, the Hira Group, 226 crore, 85.13 crore. Novera Sheikh and others, the Hira Group, 226 crore. 185.13 crore. फिर से सुनिए, Novera Sheikh and others, the Hira Group, 226 crore. फिर से सुनना चाहते हैं 3.40 crore. Surya Pharmaceutical Limited, 185.13 crore. Novera Sheikh and others, the Hira Group, 226 crore. तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये था मैं जो आप लोगों के सामने जो है सच लाना चाहता था। ये मैंने निर्मला सीतारामन का डायरेक्ट लाइव आपको जो है दिखा रहा हूँ, जो मैंने ट्वीट का हवाला देते हुए कह रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद जो है ये 226 करोड़ का डिमांड है। ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। एक तरफ 403 करोड़ की है जो हीरा फूडेक्स की, हीरा रिटेल की आप देखते हैं तो 228 करोड़ की है, 26 करोड़ सॉरी। और उसके बाद नौहरा शेख की ये 48 करोड़ की ये पर्सनल है। ये नौहरा शेख की, ये देखिए यहाँ पे, ये नौहरा शेख है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नौहरा शेख
अक्टूबर में आई है, 4 अक्टूबर 2024 को आई है। ये कब आई है? 30 सितंबर। ये 4 अक्टूबर 2024 को आई है। और ये टोटल करोगे, ये 47 करोड़ है, टोटल करोगे 48 करोड़। 48 करोड़ का नौहरा शेख को इनकम टैक्स का नोटिस आया है। अब मैं, मेरे अजीज दोस्त जो चाहने वाले हैं, हमारे रिपोर्टर वकील चांद साहब, अब आप इसको क्या जवाब देना पसंद करोगे? मैं तो आप लोगों के सामने प्रूफ के साथ रखना चाह रहा था और साथ रख भी दिया। फिर से मैं आप लोगों के सामने जो है एक बात बताना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए, हम कोर्ट की तरफ जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कोर्ट के ये अपडेट्स है ना, नौहरा शेख को बेल दी जाती है 6 नंबर पॉइंट पे, कैंसिल की जाती है। 7वें पॉइंट पे जितने भी स्टेट्स में पुलिस ने एफआईआर किया है जो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत है, उसकी कार्रवाई करने को कहा जाता है। यानी कि मुंबई की ईओडब्ल्यू, एग्जाम्पल के तौर पे तेलंगाना की सीसीएस, कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फिर जो है ईडी को कहा जाता है आप अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी कार्रवाई करना है वो करो, यानी कि पीएमएलए एक्ट, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी इनकम टैक्स को यहां से कवर हो जाता है। एसएफआईओ को कहा जाता है, 9th पॉइंट में क्लैरिफाई किया जाता है कि एसएफआईओ सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत काम करती है, इन्वेस्टिगेशन करेगी आगे की, और बाकी के जितने भी केसेस हैं वो स्टेट्स करेगी, यानी कि तेलंगाना की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मुंबई की ईओडब्ल्यू और कर्नाटका की जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और यहाँ पे इसका मतलब साफ साफ है, यहाँ पे भी एसएफआईओ की बात आए या ईडी की बात आए, इनकम टैक्स का पैसा पहले दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों के एक्ट में, कंपनीज एक्ट का हो या पीएमएलए एक्ट का हो, दोनों एक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी इनकम टैक्स को देती है, ना कि हम गरीब आवाम को। हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? वो है मुंबई की ईओडब्ल्यू या तेलंगाना की सीसीएस या कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दोनों सूरत में यहाँ पे क्लैरिटी दी गई है। अब एमए की बात आएगी, फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे नौहरा शेख को साफ साफ बताया गया था कि उसको चाहे अगर बेल चाहिए तो वो वापस आ सकती है बेल लेने के लिए। तो इसके वजह से सिर्फ बेल के लिए ये जो नया जो है अभी केस जो है चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में, जो जनवरी में फिर से इसकी सुनवाई है, यहाँ पे पैसा इकट्ठा करने वाली बात हो रही है, लेकिन पैसा देने की बात नहीं हो रही है। चलिए अभी ईमेल में तो है, अभी चांद भाई की जो है मैं बात को वजन दे देता हूं, उनको नीचा नहीं गिराऊंगा। चाय गरम, पेटली गरम, 25 की चाय। चांद ब्रदर, रिपोर्टर वकील चांद भाई, आपसे मेरा एक आजीजाना गुजारिश है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक वकील हमें बहुत ज़रूरी है, और वकील जो है ये मुंह से तो बोल दिया जज साहब ने कि हम डिपॉजिटर्स को पहला पैसा देंगे, लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है हम वो जज से लिखत में ऑर्डर लेके आए? हम ये अगर रिटर्न में ऑर्डर लेके आ जाते हैं तो हमारा पैसा जो है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा, इनकम टैक्स को पैसा नहीं जाएगा, पहले पैसा हमें आएगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और चांद भाई, आप चाय पी करके लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। क्या फर्ज बनता है आपका? क्या आप ये काम कर रहे हैं? आपका फर्ज ये बनता है कि सच्चाई सामने लेकर आए। हाँ, हो सकता है कि आप भी बेखबर हो, आपको भी इतनी लीगल नॉलेज नहीं हो, इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन आपको क्या हक बनता है? आप क्या पेशे से वकील हैं? क्या मैं पेशे से वकील हूं? लेकिन मैं तो डॉक्यूमेंट्स के साथ, एविडेंस के साथ सामने रख रहा हूं, और आप जो है पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, खास करके एसएफआईओ के लोगों को। जब 2 महीने के बाद वो बाटा के शोरूम में जाएंगे तब आप क्या करोगे चांद भाई? क्या करोगे आप? बाटा के शोरूम जाएंगे और आपको पूछेंगे 2 महीने के बाद, चांद भाई इनकम टैक्स वाले लेके गए हमारा पैसा, अब हमारा पैसा दो। क्या करोगे आप? मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं भाई, चीजों को लाइटली मत लो। बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। कब देखोगे? जब इनकम टैक्स वाले आएंगे और पैसा लेके चले जाएंगे। अब भी वक्त है, हम वकील रखना जरूरी है। वकील जब तक नहीं रखेंगे हमारा पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो एसएफआईओ वाले हो या नॉन कंप्लेनर्स भाई बहन है। हाँ, ये बात जरूरी है। अगर हम ये वक्त पे, जब मैं कह रहा था 3-4 सालों से कि डिपॉजिटर्स एक्ट लगना है तेलंगाना में, मुंबई में ठीक से इसका जो है सही कार्रवाई नहीं हुई है, डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत पब्लिक नोटिस नहीं जारी हुई है, इसको लॉक करना जरूरी है, लॉक करना जरूरी है, लेकिन आप लोगों ने मेरी सुनी ही नहीं। अब वो इनकम टैक्स वाले पैसे ले लेंगे, उसके बाद हम चाहो तो वापस ले सकते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आईएमए के इन्वेस्टरों के साथ ऐसा ही होने की वजह से उनको भी इनकम टैक्स का पैसा बाद में लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। क्या आप हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों को पापड़ बेलने पे मजबूर कर रहे हैं? क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि उनको आगाह करें कि क्या प्रॉब्लम है और लोगों को बताएं कि हम एक वकील रखते हैं और आगे बढ़ते हैं? आप क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं?
जो मुंह में आप बोल देते हैं कि नहीं ईमेल आया, अरे ईमेल नौहरा शेख में ने भी तो अफिडेविट में ईमेल अटैच किया, उसका मतलब क्या है? उसने भी तो 1000 ईमेल डाले हैं। तो ईडी और इसमें क्या फर्क रह गया? उसको क्या लीगल बताया जाएगा? जब तक कि वो ईमेल ऑर्डर में नहीं बदल जाता तब तक कि वो ईमेल की वैल्यू नहीं है। आपके अजीज दोस्त मुंबई वाले और एक यूट्यूबर हैं, उनको तो इसकी अच्छी से नॉलेज होगी ना। सिर्फ एक पेपर को पकड़ के आप पब्लिक को जो है 2 मिनट की न्यूज दे करके गुमराह मत करिए चांद ब्रदर। वकील साहब समझ जाइए थोड़ा, वरना आपको पब्लिक बहुत जल्द आपके पीछे बाटा शोरूम जाएगी और आके क्या करेगी आपको पता नहीं चलेगा। बस इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, आपसे इजाजत मांगता हूं। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करें। वायरल करना बहुत जरूरी है। हर एक हीरा ग्रुप का इन्वेस्टर ये देखना जरूरी है, और आईएमए के इन्वेस्टर्स को भी मैं खुसूसन बताता हूं कि ये चीजें जानना जरूरी था, इसलिए आप लोगों को भी टैग किया गया है। दोबारा से जो है आपसे आजीजाना गुजारिश करता हूं कि इसको वायरल करें, शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। हमारे चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।